मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राज व्यवस्था के टॉपिक आरक्षण की राजनीति हम बात कर रहे थे। हम अध्ययन कर रहे थे भारतीय राज व्यवस्था के सम्मुख भारतीय राज व्यवस्था के सम्मुख समस्याएं, और उस समस्याओं में हमने 1 नंबर पॉइंट बात किया था आतंकवाद, 2 नंबर था जातिवाद, 3 नंबर था धर्म एवं सांप्रदायिकता, और 4 नंबर पॉइंट हमारा था क्षेत्रीयता। 5वां था गठबंधन या फिर मिली जुली सरकार। इसी प्रकार ये 5 पॉइंटों का अध्ययन हमने पूर्व में कर लिया। छठा जो हमारा पॉइंट जो आज अध्ययन किया जाना है वो है आरक्षण की राजनीति। इसका पॉइंट, इस टॉपिक का हमें अध्ययन करना है कि आरक्षण की राजनीति क्या है। आरक्षण की राजनीति के बारे में हम चर्चा करते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो उस समय भारतीय शासन व्यवस्था में कानून का मसौदा संविधान लागू किया गया। संविधान द्वारा देश के विकास को संतुलित करने के लिए, देश की सुविधाओं को अंतिम छोर में लाभ पहुंचाने के लिए समाज के दुर्बल वर्ग, उस समय की स्थिति ये थी कि समाज का अधिकतर जो वर्ग था वो दुर्लभ था, और हम सरकार की जो नीति है वो अधिकतर जनसंख्या तक पहुंच पाए, तभी वो कारगर नीति है। समाज के दुर्बल वर्ग में हम बात करते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और धार्मिक दृष्टि से अल्पसंख्यक वर्ग, और समाज का साधन विहीन वर्ग। ये जो वर्ग हमारा आता है, ये हमारा वर्ग दुर्बल वर्ग में आता है। इस दुर्बल वर्ग को किस प्रकार से सहायता दी जाए, इस दुर्बल वर्ग को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, यहाँ पर समाज दुर्बल वर्ग से हमारा अभिप्राय उन जातियों से हैं जिन जातियों को हर क्षेत्र में भागीदारी निभाने के लिए, हम इसको आरक्षण न कह के भागीदारी शब्द देते हैं, हर क्षेत्र में भागीदारी या हर क्षेत्र में उस वर्ग का आदमी जा सके, उन जातियों से हैं जिनके लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसके संबंध में आरक्षण की व्यवस्था के प्रश्न पर समय समय पर विचार किया जाता रहा। देश का महिला वर्ग भी बहुत सारे मायनों में समाज के दुर्बल वर्गों में ही आता है। अब ये जो दुर्बल वर्ग में आता है, कौन कौन दुर्बल वर्ग में आता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, धार्मिक दृष्टि से अल्पसंख्यक वर्ग और महिलाएं। इनके लिए संविधान में क्या व्यवस्था की गई? संविधान में जो व्यवस्थाएं की जाएगी उन्हें हम संवैधानिक व्यवस्थाओं के नाम से पुकारेंगे। तो देखिए, इनमें जो व्यवस्था की गई, हमारा टॉपिक रहेगा दुर्बल वर्गों के लिए संवैधानिक व्यवस्था। दुर्बल वर्गों के लिए संवैधानिक व्यवस्था। दुर्बल वर्गों के लिए संवैधानिक व्यवस्था। दुर्बल वर्गों के लिए संवैधानिक व्यवस्था क्या की गई?
दुर्बल वर्गों के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए, ये हमारे लिए एक मुख्य विषय है। भारत विभिन्न वर्गों, विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों का देश है। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक वर्ग में यह भय रहता है कि बहुसंख्यक वर्ग बहुमत के बल पर स्थान प्राप्त कर अल्पसंख्यक वर्ग को आघात न पहुंचाते। इसके अतिरिक्त हिंदू धर्म के अनुयायी परंपरागत दो वर्गों में विभाजित हुए। प्रथम सा सवर्ण हिंदू, अर्थात हम जिनको उच्च जातियां बोलते हैं। मनुस्मृति के अनुसार जो हमारे वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें जो ऊपर वाले 3 वर्ग थे उनमें सवर्ण जातियों में माना गया या उच्च जातियों में माना गया। चौथा जो वर्ग था उसको निम्न जातियां मानी गई या फिर कमजोर जातियां मानी गई। सवर्ण हिंदुओं के द्वारा, उच्च जातियों के द्वारा तथाकथित निम्न जातियों का सैकड़ों वर्षों से शोषण किया गया। वो जिस काम करते थे उतना उन्हें महत्ताना नहीं मिलता था। उनको धार्मिक दृष्टि से प्रताड़ित किया गया, आर्थिक दृष्टि से प्रताड़ित किया गया और राजनीति की तो बात ही छोड़ी। और सवर्ण हिंदुओं के एक बड़े वर्ग में यह विचार भी प्रचलित था कि एक बहुत सारे बड़े वर्ग में एक यह भी विचार प्रचलित था कि हम निम्न जाति के व्यक्ति को स्पर्श कर लेते हैं तो हम अपवित्र हो जाएंगे, अर्थात वो अपवित्र है। यदि उनका स्पर्श हो जाता था तो उन्हें कानूनी शुद्धि, उन्हें धार्मिक रूप से शुद्धि करनी होती थी। हिंदू वर्ग की तथाकथित निम्न जातियों के लिए जब यह व्यवस्था थी, एक वर्ग विशेष को, एक जाति विशेष को हम छूने मात्र से अछूत मानते हैं, हम छुआछूत का चलन करते हैं, तो ऐसे वर्ग में, हिंदू धर्म में ऐसी जो तथाकथित जातियां थी, जो जातियां अछूत मानी जाती थी, जिन जातियों को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकार नहीं थे, उन जातियों को संविधान में अनुसूचित जाति नाम दिया गया। और जो जातियां पिछड़े हुए क्षेत्रों में जनजीवन में यापन करती हो, उन जातियों को हमने जनजातियों का नाम दिया, अनुसूचित जनजातियों का नाम दिया। भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान में 2 बातें निर्धारित की गई है, एक मौलिक अधिकार, एक नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों में सरकार यह प्रयास करेगी कि सभी वर्गों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उन्नति के लिए प्रयास करेगी। और मौलिक अधिकारों में सबको समानता का अधिकार दिया जाएगा। तो भारतीय संविधान समानता और भ्रातृत्व के विचार पर आधारित है। अतः संविधान निर्माताओं ने सोचा, यदि हम समानता को वास्तविक स्थिति प्रदान करना चाहते हैं, हम समानता वास्तविक रूप से लाना चाहते हैं, तो समाज के लगभग 90% वर्गों को उस स्थिति का लाभ मिलना चाहिए। वो उस स्थिति में जो दलित वर्ग है उनको आगे बढ़ाने के लिए, SC, ST, OBC के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की गई। इन विशेष सुविधाओं के आधार पर समाज के ये दलित, दुर्बल, अन्य वर्ग भी समाज के विकास की स्थिति प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा संविधान निर्माताओं का मानना था। इसके लिए, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए संविधान के अध्याय 16 के 13 अनुच्छेदों, 13 अनुच्छेद कौन कौन से है? अनुच्छेद 320 से लेके 342, यानी हमारा अध्याय 16 के 13 अनुच्छेद, अध्याय 16 के 13 अनुच्छेदों, अनुच्छेद 330 से 342 तक कुछ वर्गों को विशेष व्यवस्थाएं दी गई है। ये व्यवस्थाएं अस्थायी है, इन्हें संविधान लागू करने के लिए 10 वर्ष तक अर्थात 1960 तक बनाए रखने की बात कही गई थी। 1960 तक की व्यवस्था की गई थी, लेकिन संवैधानिक संशोधनों द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष बाद इसकी सुविधा को बढ़ाया जाता रहा। क्यों बढ़ाया जाता रहा?
क्योंकि सरकार जिस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कर रही थी वह विधिवेताओं के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ था। 62वें संविधान संशोधन द्वारा 62वें संविधान संशोधन 1990 के आधार पर आरक्षण की यह अवधि 25 जनवरी 2000 ईस्वी तक की गई। 79वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा इस अवधि को 25 जनवरी 2010 तक के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। 95वें संविधान संशोधन 2009 द्वारा इस आरक्षण की अवधि को 25 जनवरी 2020 तक कर दिया गया। उसके बाद आगे वाले संविधान संशोधन में इस अवधि को 2030 तक कर दिया गया। संविधान के अध्याय 16 जो कहता है कि कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान का शीर्षक दिया गया है, क्योंकि अनुच्छेद हमारा 16 है, अध्याय जो 16 है वो समानता के अधिकार की बात करता है, पर उस समानता के अधिकार में अपवाद स्वरूप ये जोड़ा गया है, अपवाद स्वरूप ये कहा गया है कि कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान का शीर्षक दिया गया है। इस अध्याय में आंग्ल भारतीय समुदाय, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों की जातियों के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इन विशेष प्रावधानों का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 46 में स्पष्ट किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 46 इस बात को स्पष्ट करता है कि राज्य जनता के दुर्बल अंगों में, विशेषतया अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों में विशेष सावधानी से रक्षा करेगी, सामाजिक न्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उन्हें मुक्ति दिलाएगी जो देश आजादी से पहले था। इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं की गई उनमें हमने बात की 4 प्रकार की व्यवस्थाएं की गई संवैधानिक उपबंधों ने। 13 अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई। अध्याय 16 में व्यवस्था की गई। अध्याय 16 में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई विशेष वर्ग के लिए, और अनुच्छेद 16 के ही अध्याय 16 के ही 13 अनुच्छेदों में 330 से 342 तक इनके विशेष प्रावधान किए गए। ये किन किन वर्गों के लिए किए गए ये हमें 2 भागों में अध्ययन करना है, ये हमें 2 बिंदुओं में अध्ययन करना है। एक आता है हमारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्थाएं, एक आता है हमारा दुर्बल वर्गों के लिए संवैधानिक व्यवस्था की गई। इन दुर्बल वर्गों के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था की गई उसे हम 2 भागों में ये व्यवस्था की गई। एक आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए संबंधित व्यवस्थाएं और दूसरा अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित व्यवस्थाएं। संविधान में जो व्यवस्थाएं की गई आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो व्यवस्था की गई वो 2 प्रकार की व्यवस्था की गई। देखिए आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो व्यवस्था की गई, कौन सी जो व्यवस्था की गई, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो व्यवस्था की गई ये व्यवस्था 2 प्रकार से की गई। 1, 2 ये व्यवस्था 2 प्रकार से की गई। 2 प्रकार से कौन कौन सी की गई? एक तो सरकारी सेवाओं में विशेष सुविधा, दूसरा केंद्रीय, एक तो है इसमें केंद्रीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडल में संरक्षण, दूसरी सेवा जो की गई, दूसरी जो व्यवस्था की गई वो की गई सरकारी सेवाओं में विशेष सुविधाएं। सरकारी सेवाओं में विशेष सुविधाएं, सरकारी सेवाओं में विशेष सुविधाएं। 2 प्रकार की व्यवस्था की गई। कौन कौन सी 2 प्रकार की व्यवस्था की गई? एक तो यह व्यवस्था की गई कि केंद्रीय तथा राज्य विधानमंडल में संरक्षण दिया गया। दूसरी व्यवस्था की गई सरकारी सेवाओं में विशेष सुविधा। इस वर्ग को जो 2 सुविधाएं मिलती थी, कौन कौन सी 2 सुविधाएं? केंद्रीय विधानमंडल तथा राज्य विधानमंडल में संरक्षण एक, और दूसरी जो हमारी सुविधा थी सरकारी सेवाओं में विशेष सुविधा।
इसमें से जो हमारी 2 नंबर की सुविधा है उस सुविधा को वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है, लेकिन केंद्रीय संसद तथा राज्य विधानमंडलों में संरक्षण अभी भी इस वर्ग को मिल गया है। वो संरक्षण किस प्रकार से है, यह हमें पढ़ने वाला बिंदु है, यह हमें समझने वाला बिंदु है। आंग्ल भारतीय वर्ग के लिए संसद तथा विधानमंडलों में संरक्षण या केंद्रीय विधानमंडल तथा राज्य विधानमंडल में संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह लोकसभा में अधिक से अधिक 2 आंग्ल भारतीय लोगों की नियुक्ति कर सकता है यदि उनके मत आंग्ल भारतीय वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार अनुच्छेद 333 इस बात को प्रावधान करता है। केंद्र में तो राष्ट्रपति को 331 प्रावधान करता है और अनुच्छेद 33 इस बात को प्रावधान करता है, राज्यों को, राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि यदि उनके विचार से विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ है, तो वो आवश्यकता अनुसार इस वर्ग के लोगों को नामजद कर सकते हैं, इस वर्ग के लोगों को मनोनीत कर सकते हैं। ये हमारा पहला जो बिंदु था, कौन सा बिंदु था? आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित प्रावधान, आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित प्रावधान। दूसरा जो हमारा बिंदु है, दूसरा जो बिंदु हमारा है वो है अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान, से संबंधित प्रावधान। दुर्बल वर्गों के लिए जो 2 प्रावधान किए गए थे हमारे, एक तो आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित प्रावधान, इसका जो व्यवस्था है आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित, एक तो हमारा 331 करता है और एक 333, एक तो हमारा 331 है और एक 333। 331 तो जो प्रावधान है ये व्यवस्था सरकारी नौकरियों में सुविधा देता है और 333 जो प्रावधान है ये राज्य तथा केंद्रीय विधानमंडल में प्रतिनिधित्व देता है। अब हमारी बात आती है 2 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। 2 नंबर हम व्यवस्था की बात करते हैं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान। अनुसूचित जातियों का निर्धारण, अनुसूचित जातियों के निर्धारण का आधार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का क्षेत्र या जाति रहा है। अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति सन 1931 की जनगणना के आधार पर अन्य राज्यों से अलग स्वीकार की गई है। भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है, भारतीय संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान, ये प्रावधान इस बात के लिए निश्चित किए गए हैं 1931 ईस्वी की जनगणना के आधार पर अन्य जातियों को अलग स्वीकार किया गया था। अनुसूचित जातियों जनजातियों से संबंधित प्रावधान, इन प्रावधानों में हम बात कर रहे थे। अनुसूचित जातियों में सामान्यतः वो जातियां शामिल की गई जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर तथा सामाजिक दृष्टि से अछूत समझी जाती है। ऐसी जातियों को पीढ़ियों से अप्रिय, अमान्य तथा अत्यधिक निम्न समझे जाने वाले कार्य करती रही, जैसे मल उठाना, झाड़ू देना, मर्द पशु उठाना, चमड़ा उतारना और चर्म शोधन आदि। अनुसूचित जनजातियां वे जातियां हैं जो ऐसे क्षेत्र में रह रही है जिनका भौतिक विकास नहीं हुआ क्योंकि उन क्षेत्रों का सभ्यता बहुत कम पहुंच पाई है। ऐसी जातियां जिनका अपना कोई स्थायी निवास स्थान नहीं रहा
और जो घुमघट रही अथवा जो वर्षों से अपराध कार्य, चोरी करना, राहगीरों को लूटना आदि के माध्यम से गुजर बसर कर रही थी, उन्हें ही अनुसूचित जनजातियों का नाम दिया गया। ये जातियां अपने विशेष स्थिति के कारण बाकी समाज से अलग हो गई थी, अतः इन्हें विकास की धारा के साथ जोड़ने के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई, विशेष सुविधाओं की आवश्यकता समझी गई। अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित जो विशेष व्यवस्थाएं की गई उनमें नंबर 1 आता है प्रतिनिधित्व के संबंध में विशेष व्यवस्था। नंबर 1 आता है प्रतिनिधित्व के संबंध में विशेष व्यवस्था के संबंध में प्रतिनिधित्व के संबंध में विशेष व्यवस्था। प्रतिनिधित्व के संबंध में विशेष व्यवस्था। प्रतिनिधित्व के संबंध में क्या व्यवस्थाएं की गई? संविधान में अनुसूचित जातियों जनजातियों को जनसंख्या के आधार पर स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई। इन जातियों के व्यक्ति सुरक्षित स्थानों के अतिरिक्त अन्य निर्वाचन क्षेत्रों से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वर्तमान में लोकसभा के कुल स्थानों की संख्या 545 है, जिसमें से अनुसूचित जातियों 543 है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए क्रमशः 84 और 47 स्थान आरक्षित है। लोकसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है। लोकसभा में 1952 में 489 कुल स्थान थे, जिसमें से 70 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थे और 27 स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थे। 1957 में ये संख्या 494 हो गई। 494 में 76 स्थान अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे और 31 स्थान अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थे। 1962 में भी यह संख्या 494 हो गई, जिसमें 76 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थे और 31 स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थे। 1967 में यह स्थान 521 हो गए, जिसमें 77 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थे और 37 स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थे। 1971 में यह संख्या बढ़कर 522 हो गई, जिसमें से 77 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए थे, 40 स्थान अनुसूचित जनजातियों के थे। 1977 में यह संख्या 542 हो गई, जिसमें से 75 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थे और 35 स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए। 1987 से वर्तमान काल तक इनकी संख्या जो बढ़कर 552 होगी, जिसमें से 84 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थे, 47 स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थे। ये जो व्यवस्था है वर्तमान में विधानमंडलों में, इन स्थानों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ये आरक्षण की व्यवस्था 25 जनवरी 2020 तक की गई थी। इसको संशोधित करके आगे बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में हम इतना ही करेंगे, बाकी जो प्रावधान है उससे संबंधित चर्चा हम कल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।